Today in this lecture we will be discussing about Article 368 of the Indian Constitution. That is one of the most important article because it has always been a source of power. और इस पावर को लेके देयर इज़ ऑलवेज अ टसल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द इंडियन जुडिशरी. ठीक है, दोनों ने पूरी तरीके से कोशिश की है. इंडियन जुडिशरी ने कोशिश की है बेसिकली अपने आप को बचाने की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सेव करने की, और पार्लियामेंट ने हमेशा कोशिश की है कि जो भी पावर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है, वो सारी की सारी पार्लियामेंट को मिल जाए. तो दिस is the most burning topic. This is the most burning article, that is the article 368 of the Indian Constitution, because इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर्स जो हैं वो enshrined हैं. ठीक है, तो today we will be discussing about the amendmenting power through various amendments which was made in the Indian Constitution by the Parliament of India to take whole power in their hands. And the biggest savior of the Indian Constitution, that is the Indian judiciary, the Supreme Court of India, the sole interpreter of the Indian Constitution, to पुट अ चेक ऑन द पार्लियामेंट अपॉन दीज पावर्स. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो कहानी है एक तरीके की, क्या क्या अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट ने किए, फिर उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या स्टैंड लिए, कैसे कैसे ये कहानी आगे चली, कैसे कैसे पावर कब कब किसके पास रही, कब कब किस किस ने पावर को चेंज करने की कोशिश करके अपने हाथ में लेने की कोशिश की. ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स आर मेड आउट in the amendment, in the procedure of amendment, while dealing with all these circumstances. One of the most important doctrine is the doctrine of basic structure. Another important doctrine is the doctrine of prospective overruling. These two doctrines are very important to the Indian Constitution, that are evolved and made and introduced in this particular amendment, in this particular article, that is the article 368 of the Indian Constitution. So we will study about this whole amendment thing in this lecture. First and the foremost thing is the फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ये पावर का जो टसल है ये पहले ही अमेंडमेंट एक्ट से शुरू हुआ. ये सारा का सारा क्राइसिस जो है ये पहले ही अमेंडमेंट एक्ट 1951 से पूरा शुरू हुआ. कैसे कैसे पार्लियामेंट ने कोशिश की सब चीज़ों को सबरोगेट करने की. तो द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अबाउट द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम को अबोलिशन करने के लिए आर्टिकल 331A एंड 31V को थोड़ा अमेंड किया गया. ठीक है, जो कि इन्फ्रिंज करता था कुछ हद तक राइट टू प्रॉपर्टी को, दैट इज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो क्योंकि ये ज़मींदार और ज़मींदारी से रिलेटेड अमेंडमेंट था, राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज करता था, तो बड़े बड़े ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा शौक लगा. कुछ न कुछ पार्लियामेंटेरियन भी थे, तो इसीलिए जजमेंट एक केस फाइल होता है, दैट इज़ द शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान in 1951, that is challenging the very first amendment of the Indian Constitution, that is related to the abolition of zamindari system. ठीक है, ये अमेंडमेंट किस चीज़ को अमेंड कर रहा था? राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर रहा था, 31A 31B को, क्योंकि ज़मींदारी को अबोलिश करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एब्रिज करने की ज़रूरत पड़ी थी. ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वॉज देयर इन दिस केस शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज whether the amendment is law under article 13 subclause 3. अब बेसिकली 13 सबक्लॉज 3 के अंडर तो मैं नहीं जाऊंगा, ना ही मुझे इस लेक्चर में आर्टिकल 13 को डिस्कस करना है. वो मैं समझता हूँ कि आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा व्हेन यू वर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर. बेसिकली इसकी जिस्ट बता देता हूँ. आर्टिकल 13 इज़ रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू. आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई सा भी लॉ, क्या है वो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले बनाओ, या फिर 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बनाओ. ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट पास नहीं कर सकता है दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई. जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, कोई सा भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता, और लॉ में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. लॉ ऑर्डिनेंस को भी इंक्लूड करता है, नोटिफिकेशंस को भी इंक्लूड करता है, बायलॉज को भी इंक्लूड करता है. ठीक है, और बिल्स को, जितने भी एक्ट्स हैं सबको इंक्लूड करता है. तो कोई सा भी ऐसा लॉ जो कि
फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिजमेंट में हो या कॉन्ट्रडिक्शन में हो, वो नल एंड वॉइड। अगर पहले से बना हुआ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो वो नल एंड वॉइड होके, या उसका जितना पार्ट नल एंड वॉइड है, जो कि अगर सिवियर हो सकते हैं दोनों पार्ट्स को, तो जो पार्ट नल एंड वॉइड है उसको ही नल एंड वॉइड करके आर्टिकल स्केड्यूल 9 में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिफ, डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये पहले से आर्टिकल 13 जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें डील हुई थी। तो बेसिकली इसकी जिस्ट यही है कि जो भी कॉन्ट्रोडिक्शन में आएगा फंडामेंटल राइट से, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, कोई भी बाय लॉ, कोई भी नोटिफिकेशन, किसी तरीके का कस्टम, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो इस जो पर्टिकुलर केस है, दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें सवाल यही था कि क्या अमेंडमेंट, दैट इज आर्टिकल 368, अमेंडमेंट में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होता है तो क्या वो लॉ है अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, क्योंकि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 बेसिकली बताता है कि क्या क्या चीज़ें लॉ हैं जो कि अगर बना दी जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, बाय लॉज, अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी लॉ पास होता है, कोई भी एक्ट पास होता है, तो सवाल यही था कि क्या अमेंडमेंट 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी लॉ है, क्योंकि अगर वो लॉ होगा तो फिर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता अगर वो लॉ है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहता है कि नहीं, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। मतलब क्या है कहने का कि वो लॉ नहीं, अगर वो लॉ नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर वो लॉ नहीं है तो फिर तो पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। तो बेसिकली इस केस में यही किया जाता है, और पावर जो दे दी जाती है वो किसको दे दी जाती है, पार्लियामेंट को दे दी जाती है कि पार्लियामेंट ऐसे लॉज, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है या अमेंड कर सकता है। ठीक है, अब ये टाइम जब बीत जाता है 1964 में एक और अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट पास करती है, जो कि था 17th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि फिर से रिलेटेड होता है आर्टिकल 13(1)(a) से, दैट इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। बेसिकली ये भी राइट टू प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड अमेंडमेंट होता है। ठीक है, अब जब दोबारा पार्लियामेंट अमेंड करती है तो दोबारा लोग केस डालते हैं, तो केस इसमें इंपॉर्टेंट होता है 1964 में ही इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है, जो कि 17th अमेंडमेंट था, जिसने कुछ राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए थे। इस केस में फिर से वही सवाल उठता है, कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर यही सवाल पूछा जाता है कि क्या पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट फिर से यही जजमेंट पास करता है कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर से वही बात जो पहले अभी तक चलती आ रही थी, फर्स्ट अमेंडमेंट में उन्होंने चेंज किया तो शंकर प्रसाद में उसको चैलेंज किया गया, उसमें भी ये कह दिया गया कि भाई ये लॉ नहीं है, अमेंड कर सकती है। 17th अमेंडमेंट लाकर उन्होंने फिर से कुछ चेंजेस करे, फिर उसको चैलेंज किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में, तो उसमें भी सिंपल सी बात ये कह दी गई कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये तो दो बातें हो गई। ठीक है, तो अभी तक पावर किसके पास रही, अभी तक पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास रही फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। नाउ दिस अनदर जजमेंट दैट इज there in 1967, Golaknath versus State of Punjab. This is one of the most important judgments regarding the amendment. ठीक है, बेसिकली इसमें फिर से 17th अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज किया गया, जो कि अभी इससे पहले सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी चैलेंज किया गया था 1964 में। तो 1967 में जब गोलकनाथ वाला केस हुआ तो उसमें भी सेम बात चैलेंज की गई और सेम बात ही पूछी गई। ठीक है, कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पॉजिटिवली ये बात हेल्ड की कि नो, फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। एंड एक बात और कहेगी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड। पार्लियामेंट की जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। तो इंडियन जुडिशरी ने इस बार पार्लियामेंट से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर ले ली थी। ठीक है, इसी केस में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग आती है। ठीक है,
अब ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग बेसिकली क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब होता है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि अमेंडमेंट ला के राइट टू प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस कर दिए गए, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब क्या होता है कि ये अमेंडमेंट गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाली जो जजमेंट है, ये सिर्फ उस दिन से आगे के लिए पार्लियामेंट के ऊपर काम करेगी कि आगे पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। लेकिन पहले जो अमेंडमेंट हो गए, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, उसके अलावा 17th अमेंडमेंट एक्ट, इनके ऊपर ये जजमेंट नहीं चलेगी, वो एज इट इज़ रहेंगे। यानी कि इसका जो इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। पुराने जजमेंट्स पे या पुराने अमेंडमेंट्स पे ये काम नहीं करेगी, ये आने वाले अमेंडमेंट पे या आने वाले जजमेंट पे ही काम करेगी। तो दिस was and the doctrine of prospective overruling was introduced in the Golaknath versus State of Punjab case. This is one of the most important asked question in the judicial exams, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्ट्राइन अपने आप में, इस डॉक्ट्राइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि अगर इसको प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग दे दी जाती तो फिर जमींदारी एबोलिशन एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना पड़ता, ठीक है। ये कॉमन सेंस से डिड्यूस होने वाली बात है। तो इसीलिए इसमें डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि अब जुडिशरी ने पावर जब पार्लियामेंट से ले ली है तो क्या पार्लियामेंट शांत बैठने वाला था? नहीं, क्योंकि पावर इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, और ख़ास करके व्हेन इट कम्स टू द अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट ने क्या करा? पार्लियामेंट ने अपनी अगला अमेंडमेंट एक्ट पास करता है 1971 में, दैट इज़ द 24th अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ होती है? इस अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 368 को पार्लियामेंट जो है वो अमेंड करता है। आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को अमेंड करता है। आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 ऐड किया जाता है और आर्टिकल 368 में सब क्लॉज 3 को ऐड किया जाता है। ये दोनों क्लॉजेस क्या कहते हैं? ये दोनों क्लॉजेस एक दूसरे की वाइस वर्सा बात करते हैं। ये अमेंडमेंट में आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो ऐड किया जाता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि नथिंग विच इज देयर इन आर्टिकल 368 विल एक्ट अपॉन आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये कहा जाता है कि 368 के अंदर जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास किया जाएगा, उसका आर्टिकल 13 से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसको आर्टिकल 13 में जज किया जा सकता है या टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 368 में जो भी वाइस वर्सा बात की गई थी, आर्टिकल 368 में भी सेम चीज़ रखी गई थी कि आर्टिकल 368 के ऊपर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डज नॉट अप्लाई, ठीक है। तो यानी कि इस चीज़ की जिस्ट क्या निकल के आई थी कि इस चीज़ की जिस्ट ये थी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, दैट इज द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो पावर गोलकनाथ में उनसे ली गई थी, जो कि उनकी एक तरीके से उनको ठेस पहुंची थी, वो ही इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट में अमेंड करके उस पावर को दोबारा से हासिल कर लिया, ठीक है। अभी तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, यहाँ तक तो पावर पार्लियामेंट के पास थी। गोलकनाथ आया, पावर जुडिशरी ने वो पावर पार्लियामेंट से ले ली। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ला के वो पावर दोबारा से जुडिशरी को, वो दो पावर दोबारा से पार्लियामेंट ने खुद को दे दी, ठीक है। तो अब इसमें क्या लोग चुप बैठने वाले थे? नहीं। 1973 में केरला रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म एक्ट, एक लैंड रिफॉर्म एक्ट होता है जो कि फिर से इन्फ्रिंज कर रहा होता है कुछ आर्टिकल, कुछ फंडामेंटल राइट्स को। तो इसको दोबारा से चैलेंज किया जाता है ऑन 24 अप्रैल 1973 में। जजमेंट आता है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम विच इज रिलेटेड टू। सो इन दिस केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में फिर से वही सवाल उठता है। 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चैलेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस की, जो कि पावर खुद से पार्लियामेंट ने अमेंड करके आर्टिकल 368 सब क्लॉज 3 डाल के, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 डाल के खुद को दी थी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर। तो हाउ वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दैट वाज डिलीवर्ड ऑन 24 अप्रैल 1973, इसमें साफ साफ एक बात कह दी कि फंडामेंटल राइट्स
that is the part थर्ड of the Indian Constitution can be amended by the Parliament. ठीक है, उसने ये बात कही थी. But they also introduced a doctrine that is the doctrine of basic structure of the Constitution. Basic structure of the Constitution cannot be amended in any circumstance. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें डाली गई? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, secular, and the most important that was included in the basic structure was judicial review of any act of any agency. ठीक है, not only the parliament of any agency. कोई सी भी अगर एजेंसी है दैट जाकि वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर पार्लियामेंट हो या फिर आपकी इलेक्शन कमीशन हो, कोई सी भी कमीशन, कोई सी भी चीज़, या फिर इवन की जुडिशरी क्यों ना हो, तो सबका कोई ना कोई रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. एंड दिस जुडिशियल रिव्यू पावर is included in the basic structure of the constitution. तो अब कोई सा भी अमेंडमेंट लाके, लॉ लाके, ऐसा कोई लॉ या अमेंडमेंट लाया ही नहीं जा सकता जो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर ले, या फिर जो कि डेमोक्रेसी ख़त्म करे, या फिर जो कि रिपब्लिक ख़त्म करे, या फिर जो कि सेक्युलर नेचर को ख़त्म करे. इस तरीके की जो भी चीज़ें थी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में फॉलो होती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दी है, तो उन सब चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता है. दो fundamental rights of the Indian Constitution can be amended, but these basic structure, basic features of the Indian Constitution that is embedded in the Constitution of India by our forefathers cannot be amended in any circumstance. ठीक है, तो ये बात अब क्लियर हो गई. ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ का भी एक इफेक्ट देखिए पार्लियामेंट के ऊपर. पार्लियामेंट के ऊपर इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ा. दो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी गई थी, और आर्टिकल 24 को वैलिड हेल्ड, अमेंडमेंट 24 1971 को वैलिड हेल्ड कर दिया गया था. लेकिन स्टिल जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की एक डॉक्ट्राइन बनाई गई, उसका भी एक इफेक्ट, एक शॉकिंग नेचर पार्लियामेंट ने लिया. दैट इज़ वेरी बैड थिंग. ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को भी एक गलत वे में लेकर अपनी पावर को किसी और तरीके से दिखाने की कोशिश की. दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय अर्लियर लेक्चर इन द जजेस when I have discussed the independence of judiciary and judges, first judges case, second judges case, third judges case and the fourth judges case, which I have discussed in my earlier lecture. तो उसकी एक बात बता देता हूँ मैं अभी दोबारा से कि बेसिकली क्या हुआ था. 1973 की ये जो जजमेंट दी गई थी, इससे पहले एक प्रोटोकॉल फॉलो होता था कि सीनियर मोस्ट जज जो था वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता था. अब इस जजमेंट में मेजॉरिटी व्यू के जो जजेस थे, यानी कि जिन्होंने ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को इवॉल्व इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो जजेस जो थे उनमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे. उन जजेस का नाम था जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर एंड जस्टिस सहलात. तो ये 3 जजेस वहाँ पर ऑलरेडी सीनियर मोस्ट जजेस प्रेजेंट थे. लेकिन इन तीनों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बता के सिर्फ अपनी पावर को एक डिसेंट शो करने के लिए एग्जीक्यूटिव ने क्या किया. एग्जीक्यूटिव ने चौथे सीनियर मोस्ट जज जो थे कि A.N. रे, उनको ये पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, इस चीज़ को अपना सॉल्व एक तरीके से अपनी डिसेंट शो करते हुए कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन भी एक तरीके से क्यों इवॉल्व की, इस तरीके से थोड़ा सा अपना डिसेंट शो करते हुए डिसेंटिंग व्यू के जो जज थे, मतलब केशवानंदा भारती केस में जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में नहीं थे या फिर जो कि मेजोरिटियन व्यू में नहीं आते थे, डिसेंटिंग जज थे A.N. रे, ठीक है, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज 25 अप्रैल 1973, जबकि उनके 3 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेजेंट थे. बाद में इन 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने रिज़ाइन कर दिया. ठीक है, लेकिन उसका भी पार्लियामेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. फिर वो बात को पूरा एक क्लोजियम सिस्टम और इस तरीके से सारे सिस्टम फॉर्म हुए, वो मैंने अपने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. दैट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ठीक है, तो ये है पावर. ठीक है, जो कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच, जुडिशरी तो हमेशा से एक तरीके से केयर टेकर रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, लेकिन पावर जो रही वो पार्लियामेंट ने हमेशा कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी पावर को जितना ज़्यादा बढ़ा सके उतना बढ़ाएं. ठीक है, उसी का रिजल्ट
इतने बहुत सारे अमेंडमेंट आए, और आगे भी अभी वी विल बी डिस्कसिंग मोर केसेस जिसमें आपको और क्लियर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर एग्जीक्यूटिव ने या फिर पार्लियामेंट ने कितनी कोशिश की है अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने की, अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से पूरी तरीके से होल्ड करने की, जो कि उसमें वो नाकामयाब हुए हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन जुडिशरी, बिकॉज ऑफ द जजेस, बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जजमेंट वी विल बी डिस्कसिंग इज द इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण जजमेंट इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में क्या होता है कि उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर होती हैं मिसेस इंदिरा गांधी, उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस करने के इलेक्शंस में मैल प्रैक्टिस करने के उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। राज नारायण उनके ऊपर केस फाइल करते हैं। राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये चीज़ मानता है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे कुछ मैल प्रैक्टिस की हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन। लेकिन इतने टाइम में ये जजमेंट चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये जजमेंट किसका था? 1975 का पहला जजमेंट जो लिख रखा है ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट कह देता है कि इन्होंने मैल प्रैक्टिसेस की हैं, इस चीज़ को वो मान लेता है। फिर ये चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इतने में पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बीच में और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बीच में उस टाइम की पीएम को लग रहा होता है कि हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के फेवर में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो अपना जजमेंट देगा। ठीक है, तो वो इस बीच में ही अमेंडमेंट 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आती है इन 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट देने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले ये अमेंडमेंट लाया जाता है आर्टिकल 39th अमेंडमेंट ऑफ 1975। इसमें क्या अमेंड किया जाता है? इसमें अमेंड किया जाता है आर्टिकल 329A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट क्या किया जाता है? अमेंडमेंट ये किया जाता है क्योंकि 329A जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड होता है, तो इसमें ये अमेंडमेंट किया जाता है कि इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देखिए कैसे कि अमेंडमेंट करके अपने आप को बचाने की कोशिश की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किस तरीके से यूज़ किया गया। तो इसमें अमेंडमेंट करके सीधी सीधी ये चीज़ डाल दी गई कि इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ का जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कितना बड़ा इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। लेकिन स्टिल सुप्रीम कोर्ट इन 1975 इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट सीधी सीधी ये बात कहता है आर्टिकल 329A that is included by the amendment by the 39th amendment of the constitution is unconstitutional। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले की ईश्वरानंद भारती केस में ये चीज़ कही जा चुकी है। तो इसीलिए कोई भी अमेंडमेंट लाकर इलेक्शन कमीशन को जुडिशियली रिव्यू करने की पावर नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण वाले केस में सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को 39th अमेंडमेंट को, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है, ये पूरी ही तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। इसका रीज़न क्या था कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करती है और जुडिशियल रिव्यू किसी भी चीज़ का हो सकता है और इसको आप टेकन बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, वैसे इसमें एक केस मेंशन नहीं है, इसमें भी एक एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला केस होता है जो कि 1976 में होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी होता है। इस केस में बेसिकली क्या होता है कि इस केस में 4-5 जजेस की एक बेंच होती है, हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी मशहूर है। इसमें मीसा एक्ट के थ्रू एमरजेंसी के टाइम में जितने भी लीडर्स होती हैं सबको सप्रेस करने के लिए मीसा एक्ट में डाल दिया जाता है और उनको बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी आधार के, बिना किसी ग्राउंड के मीसा एक्ट के थ्रू अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होती है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाले केस में, जो कि हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि एमरजेंसी चल रही होती है, जुडिशरी के ऊपर एक तरीके से पूरा का पूरा
एक होल्ड होता है पार्लियामेंट का 1976 का जो दौर होता है, क्योंकि 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी थी, तो ये जजमेंट जो है 1976 का है। इस केस में बेसिकली मीसा एक्ट में किसी को भी पकड़ कर आप डाल सकते थे जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ उस टाइम बोल रहा था, ठीक है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि क्या आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ख़त्म हो जाता है इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है। तो 4-5 जजेस की बेंच होती है, जिसमें से 4 अलग अलग जजेस जो होते हैं, 4 जजेस होते हैं। जस्टिस A.N. रे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, M. हिमायतुल्लाह बेग और चंद्रचूड़ एंड P.N. भगवती। ये 4 जजेस जो होते हैं ये मेजॉरिटी व्यू में ये जजमेंट देते हैं कि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जज होते हैं जो कि माइनॉरिटी व्यू देते हैं, मतलब इन 5 जजेस की बेंच में 4 जजेस तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। और आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को एक साथ मिलाकर ट्राइनिटी में भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक लौते जज जस्टिस हंसराज खन्ना और जस्टिस HR खन्ना जो कि इस व्यू के अगेंस्ट में जजमेंट देते हैं 1976 में। आप ये देखिए कि इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी एक जज इस चीज़ को जो कि उसको गलत लग रहा है उसको गलत बोल रहा है 1976 में, जो कि थे जस्टिस HR खन्ना। और वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 को सबरोगेट नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी ऑल्सो, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन नॉट बी टेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। दो उनका व्यू मेजॉरिटी माइनॉरिटी में था, 5 जजेस की बेंच में वो इकलौते ऐसे जज थे जिन्होंने ये बात कही थी। तो अब इस जजमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है कि 1977 में HR खन्ना जो कि सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया जाता है, उनकी जगह मिर्ज़ा हामिदुल्लाह बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि उस टाइम पे मेजॉरिटी व्यू में पार्लियामेंट के या फिर गवर्नमेंट के फेवर में जिन्होंने ये चीज़ जजमेंट दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसका पावर का इफेक्ट इतना होता है। तो बहरहाल वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात करता है? बेसिकली आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से पार्लियामेंट में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जो कि था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बेसिकली क्या किया गया, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें 2 सब क्लॉजेस को ऐड किया गया, सब क्लॉज 4 को और सब क्लॉज 5 को। बेसिकली इन सब क्लॉजेस की जिस्ट क्या थी, तो उसमें क्या चीज़ की गई थी, इसमें बेसिकली यही चीज़ की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2 सब क्लॉजेस को जो इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 को और आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 को। इसमें बेसिकली इन 2 आर्टिकल की इन 2 सब आर्टिकल्स की जिस्ट ये थी कि आर्टिकल 368 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट पास करती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। फिर से उन्होंने वही ट्राई करी थी जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाले केस में ट्राई करी थी, लेकिन इस बार अमेंडमेंट करके, पहले 39 अमेंडमेंट में ये ट्राई करी थी, अब 42nd अमेंडमेंट में यही चीज़ ट्राई करी कि आर्टिकल 368 में सब क्लॉज 4 और 5 को इंसर्ट किया गया। और इस 4 और 5 सब क्लॉज की वजह से क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केशवानंदा भारती केस, उसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में ये चीज़ साफ कर दी थी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको तो कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू आप टेक डाउन कर ही नहीं सकते। लेकिन स्टिल आप देखिए कि पार्लियामेंट जो है वो बार बार कोशिश कर रही है पावर को अपने हाथ में लेने की और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की जिनसे कि वो पावर उनके पास दोबारा वापस आ जाए, या फिर जो पावर उनके पास पहले से ही है उसको और ज़्यादा एनहेंस कर ले, जुडिशियल रिव्यू को भी चेंज कर दे, ठीक है। तो इस इम्पॉर्टेंट केस में 1980 में इस 42nd अमेंडमेंट के ऊपर एक केस होता है, दैट वाज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें बेसिकली आर्टिकल 368 का सब क्लॉज 4 और 5 ही कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज होते हैं। और इसमें आप देखिए जज जो थे वो थे जस्टिस चंद्रचूड़, और काउंसिल जो थे दैट वाज मिस्टर नानी पालकीवाला। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉयर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है।
उन्होंने इस चीज़ पे इतनी ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट करी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, क्योंकि बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता तो एक तरीके से ये जुडिशियल रिव्यू जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो भी एक तरीके से ख़त्म हो रहा था। तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त इस केस में आर्ग्यूमेंट की कि जस्टिस चंद्रचूड़ इन द मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उन्होंने फिर से यही बात हेल्ड करी कि द अमेंडमेंट 42 1976 Article 368 subclause 4 and 5 which was inserted are unconstitutional, as judicial review is the basic structure of the Indian Constitution. This was held in the Minerva Mills versus Union of India case, and this case is also called that the doctrine of basic structure was evolved in the Minerva Mills versus Union of India 1980 case. ठीक है, so far so good. We have discussed all the amendments, all the tussle bit of power between the parliament and how judiciary has saved that particular power, or how judiciary has saved the constitution of India from the hands of parliament in some circumstances to some extent. ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट केस दैट इज I.R. कोविलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये जितनी भी पहले अमेंडमेंट 1951 से लेकर 1980 तक जितनी भी तहसील चल रही थी, ठीक है, उसमें किसी भी बंदे को ये ख्याल नहीं आता है कि बहुत से लॉज तो ऐसे होंगे जो कि 9th स्केड्यूल में चले गए होंगे क्योंकि वो पार्लियामेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया होगा और उसकी वजह से पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ रहा होगा, जैसे गोलकनाथ वाला डिसीजन आने के बाद या फिर उसके बाद भी जो से डिसीजन आए, तो उस 9th स्केड्यूल को कभी चेक नहीं किया गया था कि कौन से लॉज ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के तो अगेंस्ट है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए। तो ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स जिसमें अमेंड की गई, तो अमेंड करने की पावर तो फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के पास थी, लेकिन वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है तो फिर उनको उसमें से निकाल लिया जाए। तो ये अभी तक किसी ने, इतना टाइम बीत गया था, 2006-7 आ गई थी, किसी ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस केस का यही है कि इसमें ये कहा गया था कि 9th स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर सारे नल एंड वॉइड लॉज पड़े हुए हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही हेल्ड किया कि इवन आर्टिकल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जो अमेंडमेंट किए गए थे, लेकिन इसमें इन्होंने एक बाउंड्री फिक्स कर दी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था किस केस में? केशवानंदा भारती केस में। केशवानंदा भारती की जजमेंट कब आई थी? 24 अप्रैल 1973। तो इस केस में सिंपली ये बात कह दी गई कि भाई 9th स्केड्यूल में 24 अप्रैल 1973 से के बाद में जो भी लॉज डाले गए उन सब का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उससे पहले, यानी कि जब तक जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले, तो उससे पहले अगर कोई भी लॉ डाला गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। 1973 24 अप्रैल के बाद, केशवानंदा के जजमेंट के बाद, जब जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया, उसके बाद कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ अगर डाला गया है तो उसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, चेक किया जा सकता है। क्योंकि पहले उसके बाद तो ये बात हो गई ना कि फंडामेंटल राइट्स को तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगर कोई ऐसा लॉ है जिसको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रडिक्शन में ना होने की वजह से, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से होने की वजह से पार्लियामेंट के उस लॉ को अगर 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया तो उसको आप टेक बैक कर सकते हैं, दैट टू। लेकिन वो एक्ट भी, वो बिल भी, वो लॉ भी 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th स्केड्यूल में डाला हुआ होना चाहिए। तो आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट the amending power of the constitution, the amending power of the parliament, and the check that was put by the Indian judiciary, by the Supreme Court, by our greatest justice, by our greatest lawyers of all time, that was there in that era of 1970 to 1980, which is one of the most crucial part for the Indian judiciary as emergency took place at that period. So I hope all that things are clear, and what is the basic structure and what is included in the basic structure, and all the things related to the basic structure of the constitution that was mentioned in the Keshwananda Bharati case is clear. So that's all about the amendment or the amending powers.